हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल परिवर्तन क्लासेज नगर में स्वागत है। और हम लोगों ने पिछले क्लास में 8 नंबर क्वेश्चन तक किया हुआ था। हमने कहा था आपसे 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में हमें आंसर दीजिएगा। एक दो बच्चों का आया हुआ है, जो आया है वो तो सही है, बाकी बच्चे भी अपना कमेंट देते रहें। और हम लोग अब आते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिएगा, जो हम आपको बताया जा रहा है ये आपके एसएससी जीडी के लिए या यूपीपी के लिए या इस टाइप के जितने भी होते हैं एक दिवसीय, इन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले नंबर आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये हमने कहा हुआ था आपको लगा करके इसको आंसर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। आप लोगों ने तो आंसर दिया नहीं, एक दो बच्चों ने दिया है, जिसने भी दिया है तेईस है आपका। अब ध्यान ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक छात्र परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने पर 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 2 अंक उसके कट जाते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर उसके 2 अंक कट जाते हैं। वह कुल 40 प्रश्नों के उत्तर देता है और 100 अंक प्राप्त करता है। उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन कोई आपके सामने आता है तो ये एक तरीका तो ये होता है कि आप इसको बेसिक से लगाइए। लेकिन बेसिक से ना पहले समझ करके हम आपको इसका एक शॉर्ट तरीका बताते हैं, जो आपको एक लाइन में लग जाएगा। अब जरा समझेंगे होता क्या है। अगर हम आपसे कहते हैं हर एक प्रश्न पे वह है 4 अंक अर्जित करता है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो एक प्रश्न सही करेगा उसे एक 4 नंबर दे दिए जाएंगे। हर एक प्रश्न पर उसे अगर सही करता है तो 4 अंक वह प्राप्त कर लेगा। अगर एक क्वेश्चन वो गलत करता है तो एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक उसके क्या किए जाएंगे, माइनस कर लिए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग वाला, जैसे आप परीक्षा देते हैं उस टाइप का है ये क्वेश्चन। देखिए हुआ क्या है, कह रहा है 40 प्रश्नों के उसने उत्तर दिया है। टोटल टोटल उसके पेपर में 40 प्रश्न आए हुए हैं और 40 प्रश्नों को जब वो सॉल्व करता है तो लास्ट में वो रिजल्ट देखता है, उसके पास उसके उसे कितना नंबर मिलता है, 100 अंकों टोटल प्राप्त कर लेता है। इसको लगाने का तरीका क्या है, हम अगर आपसे ये कहते हैं प्रत्येक सही उत्तर पे वो अगर 4 अंक पाता है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सारे के सारे प्रश्नों को अगर वो सही उत्तर दिया होता, सारे के सारे प्रश्नों के अगर वो सही उत्तर दिया होता, सभी प्रश्नों के अगर सही उत्तर देता तो कितना नंबर पाता। तो आप बोलेंगे 40 गुणा 4, यानी कि सभी प्रश्नों का अगर वो सही उत्तर देता तो 40 गुणा 4 यानी कि उसे 160 अंक प्राप्त करने चाहिए थे। उसे 160 अंक प्राप्त करने चाहिए थे। लेकिन ये तो हुआ नहीं ऐसा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन वो सही भी किया होगा, कुछ क्वेश्चन गलत भी किया होगा। अब देखिएगा, जब 40 प्रश्नों का अगर सही उत्तर दिया होता तो 160 अंक पाता। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सभी प्रश्नों के उसने गलत उत्तर अगर दिया होता, अगर सभी प्रश्नों के वो गलत उत्तर देता तो हर एक क्वेश्चन पे उसके 2 अंक माइनस जाते। तो अगर 40 प्रश्न वो दिएगा तो 40 गुणा 2 यानी कि 80 अंक उसके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यानी कि 80 अंक उसके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल जब मिला के देखा गया, एक्चुअल में जब देखा गया, 4 अंक पाता है कुछ प्रश्नों पे, कुछ अंकों प्रश्नों पे 2 अंक कट गए होंगे। जब ओवरऑल देखा गया मिला करके तो 100 अंक प्राप्त करता है। इसका मतलब है टोटल ओवरऑल मिला करके वह 100 अंक के क्या है, प्लस में है। यानी कि उसके पास में 100 अंक बच गए हैं। अगर 100 अंक बच गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ है, आप यहां पर इन दोनों में लगा दीजिए एलिगेशन। यानी कि ये वैल्यू प्लस में हो गई, ये ज्यादा, एक वैल्यू ज्यादा एक वैल्यू कम होती है और इन दोनों के बीच का एक मान दिया जाता है। तो हम हर एक जगह पर 2 मान दिए जाए, उनके बीच में एक मान दिया जाए, तो हम वहां पर एलिगेशन लगा सकते हैं। अब देखिए एलिगेशन लगाएंगे तो क्या होता है, हमेशा बड़े वाले में से बड़े वाले में से छोटा मान घटा दिया जाता है। हमेशा बड़े वाले मान में से छोटा मान आपका घटा लिया जाता है। जब आप घटाएंगे देखिए क्या होगा, 160 में से 100 घटाएंगे तो यहां पर आएगा 60। आप यहां पर क्या करेंगे, अगर 160 में से 100 घट करके ये 60 आया हुआ है, इसका मतलब हुआ इस 100 में से इस 80 को आपको घटाना है। 100 में से -80 को आपको घटाना है। तो 100 में से अगर -80 को आप घटाएंगे
100 में से -80 को घटाएंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 100 में से -80 घटाएंगे तो वैल्यू आएगा 180। बहुत सारे लोग घटाने ही नहीं आया होगा, कहेंगे अरे 100 में से 80 जाएगा तो 20 आएगा, लेकिन नहीं। अब हम आपको बता रहे कैसे घटाओ। 100 में से आपको घटाना है, -80 को घटाना इस तरीके से। जब आप घटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 100 और 80 आपके दोनों जुड़ जाएंगे तो वैल्यू आएगा 180। वैल्यू आएगा 180। अब यहां ध्यान समझिएगा, इसके आगे क्या करते हैं हम लोग, यहां से इन दोनों को जब ये मान हमने घटा दिया है तो ये जो मान आया हुआ इन दोनों को ना हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो रेशियो क्या बनता है? तो आप बोलेंगे 3 और 1 का रेशियो बनेगा। इसका मतलब है अगर वह 3 प्रश्न सही करता है तो 1 प्रश्न का वो गलत उत्तर देता है। 3 प्रश्न का अगर वो सही उत्तर देता है तो 1 प्रश्न का वो गलत उत्तर देता है। 3 प्रश्न का अगर वो सही उत्तर देता है तो 1 प्रश्न का वो गलत उत्तर देता है। इसका मतलब टोटल प्रश्न किया कितना उसने? तो 3 और 1 मिलाकर के हो जाएगा 4। इसका मतलब हुआ क्या? 4 प्रश्नों के उसने सही, 4 प्रश्नों के टोटल उत्तर दिया है। और 4 प्रश्नों की संख्या किसके बराबर है? तो आप बोलेंगे 40 प्रश्नों के उत्तर देता है। इसका मतलब 4 की वैल्यू हो जाएगा 40 के बराबर। 4 की वैल्यू हो जाएगा 40 के बराबर। हमें मान निकालना है गलत उत्तर। तो गलत उत्तर कितना है? तो आप बोलेंगे 1 है, तो 1 का मान हम लोग निकालेंगे तो 1 की वैल्यू कितना जाएगा? 10। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर था, जो कितना आया हुआ है, 10 प्रश्नों के उत्तर गलत देता है, बाकी 30 क्वेश्चन जो रहे होंगे उसका सही उत्तर देता है। अगर 30 प्रश्नों के उत्तर वो सही देता है तो हर 30 प्रश्नों के उत्तर अगर वो जो सही दे रहा है तो 30 से हम लोग 4 में गुणा कराते, 30 चौके हो जाता 120। और 10 क्वेश्चन के अगर वो गलत उत्तर देता तो 10 गुना हो जाता 20, यानी कि 120 में से 20 अंक उसके कट जाते हैं तो टोटल उसे कितना नंबर मिल जाता? 100। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमने जो लगाया हुआ बिल्कुल सही है। ये यही तरीका आपको इस क्वेश्चन में लगाना है। ये हमें समझाने में आपको इतना समय लगा है, लेकिन आप जब लगाएंगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं। अब इसका देखिए बेसिक क्या होता है। आप क्या करिएगा, ये 40 प्रश्न टोटल मानिएगा, इसमें से आप क्या करेंगे, एक सही मानिएगा और एक मानिएगा इसमें से गलत उत्तर है। जो सही वाला है उसकी संख्या को आप मान लीजिएगा यक्स है। जो गलत, अगर सही 40 में से यक्स सही क्वेश्चन के आंसर दिया है तो गलत कितने रहे होंगे? आप बोलेंगे 40 माइनस जाएगा यक्स। अगर एक क्वेश्चन का वो एक क्वेश्चन सही करता तो 4 अंक पाता है, तो यक्स क्वेश्चन अगर करेगा कितना अंक पाया होगा? 4x पाया होगा। एक क्वेश्चन पे अगर वो 4 नंबर पा जाएगा तो यक्स क्वेश्चनों पे कितना नंबर पाएगा? तो आप बोलेंगे 4 इंटू यक्स, कितना नंबर वो पा जाएगा। अब इसके बाद में क्या हुआ है फिर, लेकिन हर एक गलत उत्तर के लिए उसके 2 अंक कट जाते हैं, यानी कि 40 माइनस यक्स क्वेश्चन का उसने गलत उत्तर दिया है तो 40 माइनस यक्स इतने क्वेश्चन थे और इसमें हर एक क्वेश्चन पे 2 अंक उसके काट लिए जाते हैं। इसका मतलब इसमें 2 से गुणा रहा होगा और इतने अंक कट जाते हैं। कटने का मतलब हो गया जितना वो पाया होगा उसमें से वो कट जाएगा। जब इसमें से इसका कट जाएगा इसका मतलब हो गया क्या हो जाएगा, करना पड़ेगा हमें माइनस। सही में से गलत वाला घटा देंगे तो टोटल वो जितना प्राप्त किया है उसके बराबर हो जाएगा। और पाया कितना है? 100 अंक पाया हुआ है तो हम लोग 100 के बराबर कर देंगे। बस इसको सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर आपके सामने है। देखेंगे 4x हो जाएगा, माइनस कर देंगे 2 से 40 में गुणा कराएंगे 80 हो जाएगा, माइनस 2 से माइनस x में गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस जाएगा प्लस के 2x, और बराबर हो जाएगा ये 100 के बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा ये 100 के बराबर। अब यहां देखिएगा 4x और 2x दोनों मिल जाएंगे, 4x दोनों 2x दोनों मिलेंगे तो जाएगा 6x, 80 उधर जाएगा तो हो जाएगा 180, प्लस हो जाएगा उधर जाएगा तो x की वैल्यू जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 30। इसका मतलब, और x हमने जो माना हुआ है, x हमने जो माना हुआ है वो किसकी वैल्यू माना हुआ है? तो आप बोलेंगे सही उत्तर का माना है। इसका मतलब अगर सही उत्तर इसका मान अगर आपके सामने इस वाले का मान अगर आपका 30 आ चुका है तो गलत उत्तर कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 40 माइनस 30 यानी कि मान जाएगा 10। ये आपका होता है बिल्कुल बेसिक, जिसको आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपको लगाना कैसे है? आपको इस तरीके से लगाना क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे सामने आया हुआ है तो देखेंगे जरा क्या सामने हमारा आया हुआ क्वेश्चन। अब एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं की जा सकती? 3 से विभाजित की संख्या को हम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब 3 की डिविजिबिलिटी हमें चाहिए, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो 3 से कटते होंगे, एक कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो 3 से नहीं कटता है। वही हमें बताना है कौन सा ऑप्शन 3 से नहीं कट रहा है।
अब निकालेंगे। अब 3 की डिविजिबिलिटी रूल हम लोग लगाएंगे, और 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, 3 से विभाज्यता का रूल ये कहता है कि संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के जो संख्या है इसके सभी अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। अगर अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या आपकी 3 से कट जाएगी। अब यहां पर 3 के डिविजिबिलिटी लगाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जिसके जिसके अंकों का योग 3 होता जाएगा उसको भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, चाहे इकट्ठा करिए चाहे बाद में करिएगा। अब देखिएगा, 1 और 8 जोड़ेंगे, 1 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 9, 9 आपका 3 से कट जाता, इन दोनों को यहीं पर काट के हटा दीजिए। 7 और 2 हो जाएगा 9, 9 भी आपका फिर से आपका 3 से कट जाएगा। 5 एक हो जाएगा 6, यह भी आपका 3 से कट जाएगा, और ये आपका जो 6 होगा वो भी 3 से कट जाएगा। इसलिए पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। क्योंकि हमसे जो पूछा गया, कह रहा 3 से विभाजित नहीं चाहिए, 3 से विभाजित की बात नहीं कहा, 3 से विभाजित नहीं चाहिए वाला चाहिए। अब ध्यान सुनिएगा, यहां पर लगाएंगे तो देखेंगे 1 और 5 जाएगा 6, 3 से कट जाएगा, 3 तो ऑलरेडी कट ही जाता है, 0 तो हर एक संख्या से कट जाती है, 7 तो हो जाएगा, 9 भी आपका कट जाएगा, और ये 9 भी कट जाएगा, सबके सब कट गया। यहां देखेंगे 3 और 6 हो जाएगा 9, ये भी कट गया। 4 और 2 जोड़ेंगे तो ये भी 6 आपका कट गया। 1 और 8 जोड़ेंगे, ये भी 3 से आपका कट गया। इसका मतलब है ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके नहीं हो सकते। अब चौथे ऑप्शन, इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा, यही ऑप्शन आपका सही होगा। फिर फिलहाल चेक भी कर लेते हैं। देखिए 3 तो आपका 3 से कट ही जाता है, 9 भी आपका 3 से कट ही जाता है, 5 और 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, वो भी आपका 3 से कट ही जाएगा। 2 और 7 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा। लेकिन 8 आपका 3 से नहीं कटता है, और आपसे कह रहा 3 से नहीं कटने वाला चाहिए, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। इसको लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है यही, आपको भाग नहीं देना है, आपको ऐसे ही लगाना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बहुत ध्यान से लगाइएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक व्यक्ति ने 3% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपए उधार लिए, 2 वर्ष पश्चात उसे कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? तो 3% चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाया गया, और 2 वर्ष के बाद में 10,000 रुपए पे आपको लगाना है। अगर हमें लगाना होता इस क्वेश्चन को तो हम डायरेक्ट लगा लेते 3% प्लस 3%, 3 प्लस 3 प्लस 3 गुणा 3/100, यानी कि हम लोग लगा देते डायरेक्ट सक्सेसिव से, और लगाते 3 प्लस 3 हो जाता 6.09%, यानी कि 6.09% 10,000 का निकालते तो मान हमारा जाता 10,609, ऑप्शन हो जाता डायरेक्ट सबका सी। लेकिन हम आपको भी बताएंगे कैसे हमने लगाया हुआ है। लगाने का तरीका क्या है, जब भी आपके चक्रवृद्धि ब्याज की बात करता है, अगर 3% दिया गया, इसका मतलब है उसमें 3% एक बार लगेगा, फिर दोबारा 3% लगाया जाएगा। पहले साल में भी 3%, दूसरे साल में भी 3% पे लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट 3% और 3% का आप लगा देंगे सक्सेसिव, डायरेक्ट लगाइएगा सक्सेसिव। इसका सक्सेसिव का फार्मूला क्या होता है, अगर 2 मान दिए गए हैं, इसके सक्सेसिव का फार्मूला डायरेक्टली होता है a प्लस बी प्लस हो जाता है ए बी बटा 100, इतने परसेंट का टोटल चेंज आएगा, इतना उसे चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, इतना परसेंट उसे चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 3 हम लोग मान रख देंगे इसमें, कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 3 और प्लस जाएगा 3 और प्लस जाएगा 3 गुणा 3 और बटे करके नीचे आ जाएगा 100, बराबर मान हम निकालेंगे तो ये कितना आने वाला है, 3 और 3 जोड़ देंगे तो जाएगा 6, और 3 त्रिका हो जाएगा 9, 9 में 100 से भाग देंगे 0.09, यानी कि दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो मान जाएगा 6.09% उसे क्या मिल जाएगा, ये उसे मिलने वाला है सीआई। यानी कि 10,000 रुपए का 6.09% उसे मिलेगा सीआई। हमसे लेकिन सीआई नहीं पूछा है, हमसे कह रहा है 2 वर्ष पश्चात उसे कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमें निकालना है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। अमाउंट का जब हम लोग मान निकालेंगे तो अमाउंट में हमें क्या चाहिए, हमें अमाउंट निकालना है तो हमें प्रिंसिपल चाहिए, 10,000 पूरा हो गया, हमें प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल हो गया, प्लस करके जो उस पर सीआई मिला हुआ, सीआई कितना परसेंट मिला हुआ है, यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला हुआ 6.09%, किसका मिला हुआ है, अरे 10,000 का मिला हुआ, 10,000 का 6.09% हम लोग और ले लेंगे, और यही मान आप जोड़ देंगे, यही आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। कितना बनेगा देख लेते हैं एक बार, यहां देखिएगा ये वाले परसेंटेज से ये डबल सुन्ना इसके कट जाएंगे। परसेंटेज से कैसे हमने काटा हुआ, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, नीचे नीचे 2 सुन्ना आना ही आना है, उस 2 सुन्ना से इसके 2 सुन्ना कट ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा 2 जीरो है दशमलव के बाद में, दशमलव के बाद में देखिएगा 2 अंक पे है, दशमलव 2 अंक पे है, और यहां पर 2 जीरो बचा हुआ। अगर 100 से इसमें हम गुणा कराएंगे, यदि 100 से 6.09 में हम गुणा कराएंगे तो वैल्यू हो जाएगा 609।
तो यहां पर 609 इसमें जोड़ देंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 10,609। और जो आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा वह कौन सा ऑप्शन आएगा? तो आप बोलेंगे ऑप्शन आ गया हमारा सी। अगले में हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार क्या है। देखिएगा क्या दिया गया है। कह रहा है क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि एक कार का मूल्य 1 लाख रुपए हो और उसमें 10% की दर से प्रतिवर्ष मूल्य ह्रास, ये मूल्य ह्रास की बात कर रहा है। मूल्य ह्रास का मतलब क्या होता है? मूल्य ह्रास का मतलब होता है उसमें कमी आना। हर वर्ष में 10% की क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। अगर 10% की कमी हो रहा है तो ये जो 10% लिखा गया है, इस 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? अरे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। कैसे लिखा गया है थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। ये 10% का मतलब होता है, ये परसेंटेज हटाते हैं तो 10 बटा कर देते हैं, नीचे जाता है 100। जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो मान आ जाता है 1/10, यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। अगर इसी तरीके से हम आपसे कहते हैं 20% का हमें मान निकालना है तो ये मत कहिएगा 1/20 आएगा, 1/20 नहीं आएगा। क्या करेंगे हम लोग? 20 बटा करेंगे 100। 20 जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 1/5, यानी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब हो गया उसका भिन्न में मान, 10% हमें हटा देना है। तो उसी तरीके से 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/10 जाएगा। अगर 1/10 हो रहा है, इसका मतलब है हर 10 रुपए में, हर 10 रुपए में 1 रुपए का क्या हो रहा है? मूल्य ह्रास हो जा रहा है। इसका मतलब है क्या चीज? पहले वर्ष में अगर 10 रुपया रहा होगा तो ये एक वर्ष के बाद में 10 रुपए से 1 रुपया घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 10 रुपया से 1 रुपया घट करके कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और रेट हर बार यही सेम ही है। और समय कितना कहा गया? कह रहा 5 वर्ष। अगर समय 5 वर्ष आपसे कहा गया है, यदि समय आपसे 5 वर्ष कह रहा है, इस पर घात तब हम लोग लगा देंगे कितने का? 5 का। इस पर घात हम लोग लगा देंगे कितने का? 5 का। अगर 10 पर घाते 5 का मान हम लोग निकालें, इसका देखिएगा डायरेक्ट आपको लगाना, 10 पर घाते 5 का मान निकालेंगे तो एक के बाद में अगर जितने की घात होता उतने जीरो आते हैं उसमें। इसका मतलब हुआ एक के बाद में 5 जीरो आने वाले हैं 10 पर घाते 5 की वैल्यू। 10 पर घाते 5 की वैल्यू जो आएगा वह आ जाएगा एक के बाद में 5 जीरो आएगा। एक के बाद में 5 जीरो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ है? ये 10 पर घाते 5 की जो वैल्यू है, ये मान आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। जो कितना दिया गया है? आप बोलेंगे 1 लाख दिया गया है। आप बोलेंगे क्या दिया गया है? 1 लाख दिया गया है, यानी कि एक के बाद में 5 जीरो भी है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें डायरेक्ट क्या करना है? इसका मान हमें निकाल देना है और जो भी इसका मान आएगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो हम लोग उसका मान नहीं निकालेंगे। हम यहां से क्या करते हैं देखिएगा, हम यहां से निकालने का तरीका हम आपको बता रहे हैं, जरा समझिएगा कैसे निकालेंगे। डायरेक्टली इसको समझेंगे कैसे निकाला जाए। तो देखिएगा ये 9 पर घाते 5, इसका मतलब क्या हुआ? 9 गुणा 9 गुणा 5 बार करेंगे। इस तरह से 5 बार करेंगे हम लोग। 5 बार जब हम लोग गुणा करेंगे तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, जब हम ऑप्शन को देखेंगे तो हर एक ऑप्शन में इकाई का अंक देखिएगा, यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां पर लेकिन 9 आ रहा। इसका मतलब हम लोग क्यों ना यूनिट डिजिट पकड़ लिया जाए, क्योंकि 9 पर घात कभी भी आप लगाएंगे, चाहे 1 की घात लगाइए, चाहे 2 घात लगाइए, चाहे 3 घात लगाइए, कभी भी इकाई का अंक, इकाई का अंक जीरो नहीं आ सकता। कभी भी इकाई का अंक जीरो नहीं आ सकता। जब भी हम 9 पर कितने की भी घात लगाया जाए, 1 की घात लगाए, 2 घात लगाए, 3 घात लगाए, 4 घात लगाए, 5 घात लगाए, कितने का भी आप घात लगाएंगे, हमेशा कभी भी इकाई का अंक क्या आएगा? जीरो नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, वही हमारा आंसर होगा। फिलहाल हम चाहें तो यहां से यूनिट डिजिट से वही लगा सकते हैं। 9 नमा हो जाएगा 81 में इकाई का अंक 1 हो जाएगा। और फिर 9 नमा 81 नमा 729 में इकाई का अंक 9 हो जाएगा इसका, और इसका इकाई का अंक 1 हो जाएगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 नमा हो जाएगा 9, इकाई का अंक आपका 9 आएगा। और एक ही ऑप्शन मिल रहा है, वह कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। वो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। तो इसी तरीके से आपको इसको लगाना है यूनिट डिजिट से। ऐसा नहीं करना कि आपको बैठ करके पूरा सोल्व करना, ऐसा नहीं करना आपको। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है देखिएगा, क्या दिया गया? 5 वर्ष पहले पिता की, जो 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की, अपने पुत्र की आयु की क्या कह रहा है? 5 वर्ष पहले अपने पिता की आयु, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसको भी लगाने का देखिए दो दो तरीके हैं हम आपको, लेकिन बताएंगे शॉर्टकट। डायरेक्ट आप लगाया करिएगा।
आप क्या करिएगा, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले हम मान लेते हैं पिता और पुत्र की जो आयु का अनुपात था ना, ये हमने ले लिया पिता हो गए, ये हमने मान लिया है पुत्र हो गए। पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की कह रहा है 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है। अगर इसकी आयु का 7 गुना है, इसका मतलब अगर पुत्र 1 का रहा होगा तो पिता रहा होगा उसका 7 गुना, यानी कि 7 का रहा होगा। अगर पुत्र 1 का रहा होगा तो पिता उसका 7 गुना है, तो पिता कितने का रहा होगा, 7 का रहा होगा। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा 5 वर्ष के बाद में, 5 वर्ष के बाद में पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। पिता की जो आयु है 5 वर्ष के बाद, अगर ये 5 वर्ष पहले का है, 5 वर्ष के बाद हमें लेना है, तो डिफरेंस कितने का हुआ, ये मत बोलिएगा 0 हो गया। अरे नहीं, हम अगर आपसे कहते हैं 2024 चल रहा है, अगर हम आपसे कहते हैं 5 साल पहले, तो आप कहेंगे 2019 रहा होगा। हम आपसे कहते हैं 5 वर्ष बाद, तो आप बोलेंगे 2029 रहा होगा। दोनों में डिफरेंस कितने का बनेगा, तो आप बोलेंगे 10 वर्ष का डिफरेंस। इसका मतलब 5 वर्ष पहले से 5 वर्ष बाद तक, 5 वर्ष पहले वाले से लेकर के अगर हमें 5 वर्ष बाद तक जाना है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा। अगर पिता 10 वर्ष बढ़ेगा, पिता के लिए बढ़ेगा, तो पुत्र के लिए भी 10 ही वर्ष बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता, समय अलग अलग नहीं चलता किसी के लिए, सबके लिए समय समान चलता है। ये हो जाएगा। अब आप कहेंगे अरे 10-10 हमने लिख दिया। अब कह रहा जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की क्या गुना था, 3 गुना था। अगर इसका 3 गुना है, 3 यहां लिख दीजिए, 1 गुना यहां लिख दीजिए, पुत्र की आयु का 3 गुना हो गया। अब इसको लगाने का तरीका क्या है, अब यहां जस्ट आपको तिर्यक गुणा कर दीजिए। यहां देखिए 1 से हम लोग 7 में गुणा कराएंगे, 3 से हम लोग 1 में गुणा कराएंगे। तो देखिएगा रेशियो वाले का एक साथ गुणा कराना है आपको। 1 सत्ते हो जाएगा 7, 1 सत्ते हो जाएगा 7 और 3 एक कम हो जाएगा 3। 1 सत्ते हो जाएगा 7 और 3 एक कम हो जाएगा 3। दोनों का हमें लेना है डिफरेंस। अगर हम लोग डिफरेंस लेते हैं तो 1 सत्ते 7, 3 एक कम 3, डिफरेंस लेंगे तो कितना रेशियो आएगा, आप बोलेंगे 4 रेशियो आएगा। 4 रेशियो आ गया। अब देखिएगा दूसरा तरीका क्या है इसके आगे, इसके बाद क्या करेंगे, इस 1 का गुणा इसमें और इस 3 का गुणा इसमें। क्या करेंगे, 1 दहाइम हो जाएगा 10 और 3 दहाइम हो जाएगा 30। 1 दहाइम हो जाएगा 10 और 3 दहाइम हो जाएगा 30। इन दोनों का हम लेंगे डिफरेंस। डिफरेंस क्यों लेते हैं, क्योंकि हर जगह अगर पॉजिटिव है तो डिफरेंस ही लेना आपको, क्योंकि वो जब आप सोल्व करते हैं एक तरफ जाकर के वो माइनस हो जाता है। इसलिए 1 से 10 में गुणा कराएंगे 10 और 10 से 3 में गुणा कराएंगे 30 और दोनों का डिफरेंस लेंगे तो मान जाएगा कितना, तो आप बोलेंगे 20। तो 4 रेशियो का वैल्यू आ गया 20, तो 1 रेशियो का मान आएगा 5। 1 रेशियो का मान कितना आएगा, 5 आएगा। हम अगर आपसे कहते हैं पिता की उम्र कितनी रही होगी, तो आप जब भी निकालेंगे ना, ये पहली लाइन से निकालेगा, कभी भी आपको ये लास्ट वाली लाइन से नहीं निकालना है। अगर पिता की आयु हम पूछते हैं पिता कितने का रहा होगा, तो आप बोलेंगे 1 रेशियो का मान 5, तो पिता का आय रहा होगा 7 के रेशियो में। ये कब का लेकिन आएगा, अरे कब का आएगा, तो आप बोलेंगे 5 वर्ष पहले का आएगा। ये 5 वर्ष पहले का आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 7 रेशियो का मान निकालना है। 1 रेशियो का मान अगर 5 है, तो 5 वर्ष पहले का जब निकालेंगे पिता की आयु, तो 7 पच्चे हो जाएगा 35 में। आप क्या करेंगे, वर्तमान में निकालना होता है। ये तो हो गया 5 वर्ष पहले। अगर वर्तमान में हम बात करते हैं, वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 35 में यही 5 जुड़ जाएगा, तो मान जाएगा कितना, 40। और 40 जो आपको दिया गया है पिता की, वह आपका केवल एक ही ऑप्शन में है। आप चाहते तो एक ही मान निकाल करके आप लगा सकते थे, लेकिन पुत्र की भी हम आपको बता देते हैं। पुत्र की अगर बात निकालेंगे 5 वर्ष पहले, ये 5 वर्ष पहले, अगर 5 वर्ष पहले की हम बात करते हैं, 5 वर्ष पहले की हम बात करते हैं, पुत्र की आयु कितना रहा होगा, हम 1 रेशियो का मान निकालते, कितना हो जाता, 5। अगर इसका वर्तमान में निकालते पुत्र का, तो कितना हो जाता, आप बोलते 5 में हम लोग 5 जोड़ देते तो मान जाता 10। यानी कि पुत्र का कितना रहा होगा, वर्तमान में 10 रहा होगा, और एक ही ऑप्शन मिल रहा था, वही ऑप्शन हमारा सही हो गया। ये तो हो गया इसका शॉर्ट तरीका। अब इसका हमें एक तरीका और बता रहे हैं, इसे आप यक्स मान के भी लगा सकते हैं, लेकिन यक्स मान के आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको बताने वाले भी नहीं। अब आपको डायरेक्ट लगाना एक तरीका और देखिएगा, यहां से डायरेक्ट इसको आप क्या करिए, आप लगाइएगा इसको बाई ऑप्शन से। इसको बाई ऑप्शन से आप कैसे लगाएंगे, जरा समझिएगा, समझिएगा, हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा कैसे हम लोग लगाते हैं बाई ऑप्शन से। ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ऑप्शन से हम लोग क्या करेंगे, हर एक ऑप्शन को आप पकड़िए, हर एक ऑप्शन को पकड़िए। आप कह रहा है 5 वर्ष पहले,
5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात जो दिया गया वो 7:1 का दिया गया है। 7:1 का दिया गया है। ये कब दिया गया? 5 वर्ष पहले। तो हर एक ऑप्शन में से ना 5-5 वर्ष आप घटा लीजिए। हर एक ऑप्शन में से आप 5-5 वर्ष घटा लीजिए। 5 वर्ष इसमें से भी घटाइए, 5 वर्ष देखिए 5 वर्ष पिता वाले में से घटाएंगे, अगर 5 वर्ष इसमें से आप घटाएंगे तो ये आपका 7 से कटने वाला होना चाहिए। 5 वर्ष घटाइए, 5 वर्ष इसमें से आप घटाएंगे तो हो जाएगा 44। 44 जो आएगा वो कभी 7 से कट ही नहीं सकता। अगर वो 7 से कभी कट ही नहीं सकता तो 7 का रेशियो भी नहीं बना सकता है। इसलिए ये ऑप्शन पहला, ये ऑप्शन इससे कट गया। दूसरा तरीका है, दूसरे वाले पाते हैं, इसमें से अगर हमने 5 घटाया तो बच जाएगा कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 15 आ जाएगा। 15 जो आपका आएगा वो 7 से नहीं कट पाएगा। अगर वो 7 से कट ही नहीं पाएगा तो ये पिता की उम्र फिर हो ही नहीं सकता है। फिर से आएंगे हम लोग, यहां 36 दिया गया, 36 में से ये वर्तमान में सारे के सारे दिए गए। अगर हम 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, 36 में से 5 घटाएंगे तो माना जाएगा 31। 31 जो आएगा वो आपसे आपका 7 से नहीं कटता है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये जब वर्तमान में पिता की उम्र दिया गया है 40, तो 5 वर्ष पहले की अगर बात करते हैं तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा? तो आप बोलेंगे 35 का रहा होगा। 35 जो आपका आएगा वो 7 से कट जाएगा। अगर वो 7 से कट जाएगा इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सही होगा। ये हो गया बाई ऑप्शन लगाने का तरीका। ठीक, अब हम लोग आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्या दिया गया देखिएगा। कह रहा है एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक, एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक जब वो जाता है तो कह रहा है क्या चीज, देखिएगा क्या कह रहा है। एक व्यक्ति हॉस्टल से जब कॉलेज तक वो जाता है तो कह रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, साइकिल चलाता है और 17.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह आपसे कह रहा है, यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 17.5 तब 17.5 मिनट यहां पहले रहेगा, यहां पर पहले रहेगा, 17.5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी क्या है? इसका तो एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट, एक फार्मूला होता है इसका, डायरेक्ट आप फार्मूला लगा लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही वायरल है क्वेश्चन। इसका डायरेक्ट एक फार्मूला आता है, क्या होता है? डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? चालों का गुणनफल, यानी कि चालों का गुणनफल और बटा होता है चालों का अंतर। अंतर लेते हैं, बात ध्यान रहे, अंतर लेना होता है। बाहर से गुणा होता है समय अंतराल, यानी कि समयों का भी अंतर ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? डायरेक्ट हम लोग रखने वाले हैं, क्या हो जाएगा देखिएगा। जब हम लोग यहां पर रखने वाले तो क्या हो जाएगा, जरा समझेंगे। तो S1 की जगह पे हो जाएगा 20, S2 की जगह पे हो जाएगा दूसरी चाल। दूसरी चाल हमें क्या दिया गया है? आप बोलेंगे 24 दिया गया है, तो यहां हो जाएगा 24, तो बटे के नीचे आ जाएगा S1 और S2 का हमें डिफरेंस लेना, अंतर लेना, हमेशा बड़ी में से छोटी घटाएंगे। तो 24 में से 20 घट जाएगा तो मान जाएगा यहां पर 4, और बाहर से गुणा कर देंगे डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या है? एक कह रहा है 17.5 मिनट की देरी से पहुंच रहा है और एक कह रहा है 17.5 मिनट पहले पहुंच रहा है। इसका मतलब एक देरी से पहुंचेगा, एक पहले पहुंच जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? एक देरी से पहुंचेगा, एक पहले पहुंचेगा, तो 17.5 और 17.5 मिला करके 35 मिनट हो जाएगा दोनों के बीच में समयों का डिफरेंस। तो कितना जाएगा? तो आप बोलेंगे 35 जाएगा। इसको घंटे में बदलना है तो 60 से भाग पड़ जाएगा। घंटे में लेकर के हमें चलना, हमेशा इसको घंटे में लेकर के चलना, मिनट में कभी नहीं रखना है। घंटे में क्यों लेके चलेंगे? क्योंकि हमें जो चाल दिया गया है वह आपका किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया। चाल जो कि दिया गया वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसलिए जो समय होगा वो भी आपका घंटे में होना चाहिए। अब यहां से हम लोग मान निकालेंगे, इसको जरा सिंप्लीफाई करिएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से इसको काटेंगे 5 बार में कट गया, और इसके बाद में 5 जरा इसको काटेंगे तो मान जाएगा 12 बार में, और 12 से इसको काट देंगे तो मान जाएगा 2 बार में, 35 से 2 में गुणा कराएंगे तो मान जाएगा 70 किलोमीटर, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर बनाएगा, जो कितना हो जाएगा? 70 किलोमीटर। अब एक तरीका और हम आपको बता रहे हैं इसी क्वेश्चन को लगाने का, उसको भी जरा समझ लीजिए। यहीं पर अगर हम आपसे कहते हैं दूरी हमें दिया गया है, एक होती दिखेगा चाल, चाल बराबर जो होता है ना वह होता है दूरी बटा होता है समय। चाल बराबर क्या होता है? तो आप बोलेंगे दूरी बटा समय। अगर हम आपसे कहते हैं कि मान लिया जो भी दूरी है, जितनी दूरी वो जा रहा पहले दिन उतनी ही दूरी जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है हॉस्टल से कॉलेज तक। हॉस्टल से कॉलेज जितनी आज दूरी होगी उतने ही कल भी दूरी होगी। दूरी तो कभी बदलने वाली है नहीं। अगर दूरी नहीं बदलने वाली है, इसका मतलब दूरी क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे दूरी हो जाएगा कांस्टेंट। दूरी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, यानी कि नियत हो जाएगी। अगर दूरी कांस्टेंट हो गई, नियत हो गई। अगर दूरी कांस्टेंट नियत हो गई, यदि दूरी कांस्टेंट हो गई तो इसका मतलब है क्या चीज?
कि दूरी अगर नियत हो गई तो चाल और समय एक दूसरे के बिल्कुल क्या हो जाएंगे, आप बोलेंगे चाल और समय एक दूसरे के बिल्कुल जाएंगे उल्टा। ये हमें आपको समझाने में इतना समय लग रहा है, आपको ऐसे नहीं लगाना, लेकिन आपको हम बताएंगे अभी एक लाइन में आप लगाना है। ये हम आपको केवल समझा रहे हैं क्यों ऐसा होगा। तो चाल और समय एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बिल्कुल उल्टा हो जाएंगे। चाल और समय एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा हो जाएंगे, यानी कि अगर हम आपसे कहते हैं स्पीड का जो मान आएगा, स्पीड का जो मान आएगा कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा पहले था, बाद में हो गया है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया उनकी स्पीड का रेशियो, ये आ गया उनकी स्पीड का रेशियो। अगर हम आपसे कहते हैं उनके टाइम का रेशियो क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 24 अनुपाते क्या 20 नहीं हो जाएगा क्या, 24 अनुपाते 20 हो जाएगा। अगर हम आपसे कहते हैं चाल और समय एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा है, चाल बढ़ाएंगे समय कम लगेगा, चाल घटाएंगे समय ज्यादा लगेगा। तो यहां से क्या हुआ है, चाल आपका देखिएगा 20 से 24 हो गया, तो समय हमारा 24 से 20 हो गया। चाल देखिए बढ़ रही है तो समय घट रहा है। अब देखिए इन दोनों का रेशियो हम लोग निकालेंगे, यहां से कितना आएगा, जरा इसको काट लेते हैं। काटने के बाद में देखिए कितना आएगा, 4 से काटिएगा इसको, 4 छक्का 24, 4 पच्चे हो जाएगा 20। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा, आप बोलेंगे 1 का। लेकिन ये पहले अगर 6 टाइम लग रहा था, पहले अगर 6 टाइम लग रहा था, तो आज प्रेजेंट में उसे 5 टाइम लग रहा है। पहले अगर 6 टाइम लगता था तो आज 5 टाइम लग रहा है। इसका मतलब टाइमों के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 1 की वैल्यू हो जाएगा टाइमों के बीच में, लेकिन एक्चुअल में कितने का अंतर आया, अरे 17.5 मिनट की देरी है और 17.5 मिनट पहले है, तो दोनों के बीच में समयों का अंतर कितना आएगा, आप बोलेंगे 35 मिनट का। आप बोलेंगे कितना आएगा, 35 मिनट का। अगर एक की वैल्यू 35 मिनट आया तो यहां पर उसे समय कितना लगा होगा, आप बोलेंगे यहां पर उसे लगा होगा समय 6 लग रहा था। अगर 6 समय लगता तो 35 गुणा हम लोग कर देते 6, यानी कि 210 मिनट आपका आ जाता। 210 मिनट उसे लगा होगा, यानी कि पहले वाले कंडीशन पे अगर जो चलता तो 210 मिनट उसे लगता। अगर उसे 210 मिनट लगता तो वह दूरी हमें निकालना है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। कितने की चाल से जा रहा था, अरे 20 की चाल से जाता है, तो कह रहा क्वेश्चन में 210 मिनट लगता है। अगर 20 की चाल से जाता 210 मिनट लगता है, तो दूरी क्या हो जाएगा, अरे चाल गुणा हो जाएगा समय। चाल हो जाएगा 20, समय हो जाएगा 210 मिनट। 210 मिनट में है, अरे उसको घंटे में हम लोग चेंज करेंगे तो 60 से जस्ट भाग देंगे, इतना किलोमीटर वह दूरी चलेगा, 1 किलोमीटर में आ जाएगा। अब देखिए कितना आ जाएगा, आप यहां से मान निकाल लीजिए। 20 से 60 को काटेंगे मान जाएगा 3, 3 से जरा इसको काटेंगे तो मान जाएगा 70, 70 किलोमीटर। आप क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये हो गया इसका दूसरा तरीका लगाने का, ये हो गया इसको लगाने का दूसरा तरीका। अब हम लोग आते हैं इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमें क्या दिया गया, 3 संख्याएं 15 अनुपाते 17 अनुपाते 19 के अनुपात में है। तीसरी संख्या के 3 गुने तथा पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 625 है। कुछ भी नहीं करना है, आपको यहीं पर लगा देना है, एक लाइन में लगाइए। ये तीसरी संख्या तो यही है ना, ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या होगी, ये तीसरी संख्या होगी। तीसरी संख्या अगर 19 मिल रही है, कह रहा तीसरी संख्या के 3 गुने, तीसरी संख्या का 3 गुना करेंगे तो इसका हमें करना 3 गुना। अगर 19 में 3 का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे ये हो जाएगा 57। और कह रहा इन दोनों का जो योग है, कह रहा पहली और दूसरी का संख्या के योग के बीच का अंतर, यानी कि इन दोनों का योग करना है। तो 15 और 17 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे हो जाएगा 15 और 17 जोड़ेंगे 32, और 19 हो जाएगा 57। यहां से जो मान आएगा 57 और यहां से जो वैल्यू आएगा 32, इन्हीं दोनों के बीच का अंतर दिया गया है। तो 57 में से 32 घट जाएगा तो मान हमारा आएगा 25। 25 रेशियो का मान हमें दिया गया, कितना दिया गया है, 625। 25 रेशियो की वैल्यू दिया गया है आपको 625। अगर 25 रेशियो की वैल्यू 625, तो एक रेशियो का मान कितना आएगा, 25। अगर एक रेशियो का मान 25 आया हुआ है, तो जब आपको अंतर निकालना है तो हमारा 25 से ही कटने वाला आंसर होना चाहिए, हमारा 25 से ही, क्योंकि एक रेशियो का मान 25 आया तो 25 से कटने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, यही हो जाएगा आंसर। आगे निकालने की इसके आगे कोई आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कैसे निकला पूरा। आपसे क्या पूछा उसने क्वेश्चन में, कह रहा पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर। तो पहली संख्या तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना आएगा, 15 19 के बीच का अंतर कितना आएगा, 4 रेशियो। 4 रेशियो का मान निकालेंगे। रेशियो को देखिएगा, हम रिंग में बंद कर देते हैं। एक रेशियो का मान है 25, तो 4 रेशियो का मान हो जाएगा 25 गुणा आप कर देंगे 4, 25 चौका हो जाएगा 100, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। अब हम लोग आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया है,
थोड़ा सा ध्यान से लगाइएगा इसको। कह रहा 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मान लीजिए 7 विशेषज्ञ हैं और 5 प्रशिक्षु हैं। विशेषज्ञ को हमने मान लिया, विशेषज्ञ को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपर्ट, एक्सपर्ट बोला जाता है। प्रशिक्षु को बोलते हैं ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग होते हैं, जो ट्रेनिंग किए जाते हैं, ट्रेनिंग नीज कर सकते हैं। इस टाइप से होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7 विशेषज्ञ यानी कि 7 एक्सपर्ट, 7 एक्सपर्ट हो गए। एक्सपर्ट को हमने ई से डिनोट कर दिया है, और 5 प्रशिक्षु यानी कि 5 ट्रेनर को हमने एक साथ में डिनोट कर दिया। ये दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो कह रहा किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। 9 दिनों में कार्य समाप्त करते, इसका मतलब हो जाएगा इतना टोटल वर्क रहा होगा। 7 एक्सपर्ट और 5 प्रशिक्षु यानी कि 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु मिलकर के किसी काम को, ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो 9 दिन लगता है इनको काम करने में। यानी कि पूरा काम तो यही रहा होगा ना, पूरा काम यही रहा होगा। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु इसे, जबकि 4 विशेषज्ञ यानी कि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु इसी कार्य को कह रहा मिल करके, कह रहा इसी कार्य को, यानी कौन सा कार्य, वही कार्य कह रहा 12 दिन में करते हैं। इसका मतलब ये जो कार्य है, जब वही कार्य है सेम, जो यहां पर कार्य रहा होगा वही कार्य यहां पर रहा होगा, ये दोनों कार्य आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ये दोनों कार्य आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर जाएंगे। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना, देखिएगा 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 से काटेंगे 4 बार। यहां तक काटने के बाद में अब एक बार ऐसा मत करेगा, एक बार गुणा करा के फिर आपने आगे निकालिए, यहीं पर डायरेक्ट निकाला सीखिए कैसे निकालें, देखेंगे 3 से 5 7 में गुणा कराएंगे, 3 7 हो जाएगा 21 ई, 3 7 हो जाएगा 21 ई, और यहां से ई वाले को गुणा करें, 4 चौका 16 ई, 16 ई उधर और 21 ई इधर, तो 16 ई उधर से इधर जब आएगा ना तो क्या हो जाएगा, 21 ई में से 16 ई आकर घट जाएगा तो बचेगा क्या, 5 ई। कितना बच जाएगा, 5 ई बचेगा। अब दूसरे वाले गुणा करें, 3 पचे 15 टी इधर, 3 पचे 15 टी इधर, और 15 चौका 60 टी इधर, 3 पचे 15 टी इधर और 15 चौके 60 टी उधर। तो 15 टी इधर जब उधर जाएगा, 15 टी जब इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 60 टी में से, 60 टी में से 15 टी घट जाएगा तो बचेगा कितना, तो आप बोलेंगे 45 टी। 60 टी में से 15 टी जाकर के घट जाएगा तो बचेगा 45 टी। तो हमें मान निकालना है ई बटा टी का रेशियो निकालने वाले हैं। 5 से इसको काटेगा तो मान जाएगा 9 बटा हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 9 बटा हो जाएगा 1। अगर ई का मान, अब यहां से क्या हुआ है, इतने से आप क्या समझे हैं, इतने समय ये समझ में आया, अगर ई वाला 9 काम कर लेता है तो टी वाला कितना काम करता होगा, 1 काम करता होगा। तो कार्य कितना रहा होगा, टोटल वर्क कितना रहा होगा। टोटल वर्क का मतलब हो गया, कटने से पहले किसी भी साइड में आप रख दीजिए, चाहे इधर चाहे उधर, कटने से पहले चाहे आप इधर रख दीजिएगा बराबर वाले के, चाहे उधर वाले, किसी भी साइड में आप रख दीजिएगा। ई का मान 9, टी का मान 1। पहले मान लीजिए हम इसमें रख देते हैं, क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 7 गुणा हो जाएगा ई, ई का मान कितना मिला हुआ है 9, तो 7 गुणा 9 प्लस प्लस जाएगा, यहां पर रखेंगे 5 गुणा टी, तो 5 गुणा हो जाएगा, और टी टी यहां पर टी आ रहा, तो टी का मान है कितना, आप बोलेंगे 1। और ये दोनों मिला के जब काम कर रहे थे कितना समय लगा रहे थे, 9 लेना है, 3 नहीं लेना आपको, 9 ही लेना है, बात ध्यान रहे। तो इतना हो जाएगा टोटल वर्क, इतना हो जाएगा टोटल वर्क, जो कितना हो जाएगा 7 गुणे 9 प्लस 5 गुणे 1 गुणा हो जाएगा बाहर से 9। ये जो टोटल वर्क होगा ये किसके बराबर होगा, तो जिसकी वैल्यू आपसे पूछ रखा उसके बराबर आप कर दीजिए। किसकी वैल्यू पूछा है, कह रहा है 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। 5 विशेषज्ञ यानी कि 5 ठू लेना है 9 वाला, यानी कि 5 गुणा हो जाएगा तब कितना हो जाएगा 9, यानी कि 5 प्रशिक्षु और प्लस करा और करा 6, नहीं 5 हो गए, 5 हो गए हैं विशेषज्ञ, और आपको लेना 6 प्रशिक्षु। अगर 6 प्रशिक्षु लेना है, एक प्रशिक्षु कितना है, तो एक प्रशिक्षु का 1 है, तो 6 प्रशिक्षु का कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे, थोड़ा सा देखिएगा नीचे लिख दे रहे हैं, हल्का सा इसको नीचे लिख देते हैं। ये वैल्यू जो आपका आएगा किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला मान आपका हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, ये टोटल जो मान आएगा इसी को बराबर करना है, कितने बराबर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 7 गुणा हो जाएगा 9 और प्लस जाएगा 7 गुणा 9 नहीं 5 गुणा 9, कहां से देख रहे हैं, इधर देखिए, यहां है 5 विशेषज्ञ हैं तो 5 गुणा हो जाएगा 9
और प्लस हो जाएगा, यहां पे कह रहा है 6 प्रशिक्षु, यानी कि 6 गुणा हो रहा था 1, और इसको कितना दिन लगेगा यही मान आपको निकालना है, और यही हो जाएगा टोटल कार्य के क्या हो जाएगा बराबर कर दीजिए। ये वाला पक्ष और ये वाला दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। अगर दोनों को हम बराबर करने वाले हैं, अगर दोनों को हम बराबर करने वाले हैं, देखिए हम यहां लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको अच्छी जगह पे थोड़ा सा लिख देते हैं, यहाँ नीचे आ जाइए। देखिए क्या हो जाएगा, पहले नंबर तो पूरा टोटल वर्क निकालेंगे, क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 7 गुणा हमारा था 9, और प्लस जाएगा 6 गुणा हो जाएगा, 6 नहीं 5 है, यहाँ पर है 5 गुणा टी, तो यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा 5 गुणा हो जाएगा 1, और बाहर से गुणा हो जाएगा कितने का 9 का, ये हो जाएगा टोटल वर्क, और ये वैल्यू बराबर किसके हो जाएगा 5 विशेषज्ञ, तो 5 गुणा हो जाएगा विशेषज्ञ है तो इसका मतलब 9, और प्लस जाएगा 6 प्रशिक्षु हैं, इसका मतलब हो जाएगा 6 गुणा 1, और ये कितने दिन में काम खत्म करेंगे, यही मान हमें क्या करना है निकालना है, यानी डी का मान निकालना है। कुल मिलाकर के इसी को हमें सोल्व करना है, कितना जाएगा 7 नवा 63 और 5 एकम 5, 7 नवा 63 और 5 एकम 5, 63 में 5 जोड़ेंगे 68, 63 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 68, ये पूरी वैल्यू क्या मिला 68 गुणे हो जाएगा 9 बराबर, ये कितना हो जाएगा 5 नवा हो जाएगा 45, 5 नवा हो जाएगा 45, प्लस हो जाएगा 6 एकम 6, 45 में 6 जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगा 51, और गुणा हो जाएगा ये डी। आप क्या करिएगा देखिएगा, आप क्या करेंगे यहां से, यहां 68 आया, यहां 51 आया, ये 17 से दोनों कटता है, 17 से काटेंगे 17 चौके 68, 17 तिया हो जाएगा 51, 3 से जरा इसको काटेंगे 3 आ जाएगा। डी का जब हम लोग मान निकालने वाले हैं 3 से 4 में गुणा कराएंगे तो मान जाएगा 12 दिन, यानी कि 3 चौका हो जाएगा 12, और वही आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, जो कितना आ जाएगा आंसर, तो आप बोलेंगे 12 हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, जरा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, यदि विक्रय मूल्य 4 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि विक्रय मूल्य को अगर हम 4 गुना करते हैं तो लाभ हमारा 5 गुना हो जाता है। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए जो उसका सीपी रहा होगा, सीपी को हमने सीपी मान लिया, पहले जब हम इसको बेच रहे थे हमने मान लिया पहले हमने कितने बेचा हुआ है, एसपी में बेचा हुआ है। अब कह रहा है विक्रय मूल्य को हम 4 गुना कर देते हैं, अरे विक्रय मूल्य पहले जो एसपी था ना उसको हमने कर दिया है 4 एसपी, अगर 4 गुना कर दिया। अब कह रहा है यहां पे जो लाभ होता है इसके लाभ से क्या होता है 5 गुना हो जाता है, तो हमें बताइएगा लाभ कब होता है, लाभ का मतलब क्या होता है जब एसपी में से सीपी घटा देते हैं, जब एसपी में से सीपी घटा जाए तो वही होता है लाभ। तो पहले वाले पे लाभ निकालेंगे, पहले कंडीशन में एसपी में से सीपी घटाते, एसपी में से सीपी घटाते तो इतना ही तो लाभ होता, इतना ही लाभ होता, एसपी में से सीपी घटाते तो इतने का लाभ हो जाता। ये जो वैल्यू है किसके बराबर होता, दूसरी बार जो लाभ हुआ है यानी कि 4 एसपी माइनस हो जाता सीपी, 4 एसपी और माइनस जाता सीपी, यहां पर जो लाभ हुआ है, यहां पर जो लाभ हुआ इसका 5 गुना है, पहले वाले का 5 गुना है। अगर पहले वाले का 5 गुना है तो 5 से इसमें गुणा हो जाएगा ना, इसका 5 गुना जब आप करेंगे इसके लाभ के बराबर हो जाएगा, तो दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो यहां से हम लोग गुणा करेंगे, 5 से एसपी में गुणा कराएंगे 5 एसपी, और 4 से एसपी में गुणा हुआ था तो 4 एसपी, 4 एसपी इधर से इधर आएगा तो बचेगा क्या, केवल 5 एसपी में से 4 एसपी घट जाएगा तो बचेगा क्या, केवल एसपी बराबर 5 से गुणा कराएंगे सीपी में, 5 से गुणा कराएंगे सीपी में तो हो जाएगा माइनस के 5 सीपी, माइनस के हो जाएगा 5 सीपी, और उधर माइनस सीपी ऑलरेडी है, माइनस के हो जाएगा 5 सीपी, और जब हमने यहां पर गुणा कराया तो मान हो गया था कितना, यहां पर हो जाएगा सीपी। जब हम लोग एक साइड में लेकर के आते हैं, जब हम लोग एक साइड में लेके आएंगे तो दोनों का जो अंतर आएगा देखिएगा 5 सीपी और सीपी, इन दोनों का जो अंतर निकालेंगे तो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे हो जाएगा 4 सीपी, आप बोलेंगे क्या हो जाएगा 4 सीपी हो जाएगा। तो एसपी और सीपी का जो हमारा रेशियो बनने वाला है, एसपी और सीपी का जो हमारा रेशियो बनने वाला है वो बन जाएगा 4 अनुपाते हो जाएगा 1 का, हमारा क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4 अनुपाते हो जाएगा 1 का, 4 अनुपाते हो जाएगा 1 का, 4 अनुपाते 1 नहीं, ध्यान सुनिएगा थोड़ा सा गलती हो गया, यहां से आपको ऐसे करना है, यहां देखिएगा 4 अनुपाते 1 नहीं बन पाएगा ये, एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहाँ जब 5 से गुणा कराया 5 एसपी और 4 से एसपी में गुणा कराया 4 एसपी इधर आया था ना, तो आपका बचा हुआ क्या था एसपी बराबर 5 से आपने गुणा कराया सीपी में तो माइनस 5 सीपी, और उधर माइनस सीपी में माइनस 5 सीपी इधर से उधर जाएगा, इधर हो जाएगा ना 6 सीपी हो जाएगा, 6 नहीं 4 सीपी होगा, 6 नहीं होगा ये जब उधर से इधर जाएगा तो 5 सीपी उधर सीपी घट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 सीपी हो जाएगा, यहां ध्यान सुनिएगा ये 4 सीपी होगा, तो किसके बराबर हो जाएगा
4 सीपी के बराबर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 सीपी के बराबर। एसपी बराबर हो जाएगा 4 सीपी के बराबर, तो एसपी और सीपी का जस्ट जो आपका रेशियो बनने वाला है वो आ जाएगा 4:1। यानी कि 1 रुपया अगर सीपी है तो कितना रुपया में हमने बेचा होगा? 4 रुपए में। अगर 1 रुपया में किसी वस्तु को हम खरीदे होंगे तो 4 रुपया हमने बेचा होगा। 1 रुपया में खरीदा होगा तो 4 रुपए में बेचा होगा, तो लाभ कितना कमाया होगा? तो आप बोलेंगे लाभ हमने कमाया होगा फिर 3 का। कहां से लाभ कमाया होगा? अरे सीपी से, यानी कि 1 से लाभ कमाया होगा और बाहर से गुणा हो जाएगा 100 और लगा देंगे परसेंटेज, यही हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। कितना आ जाएगा? आप देखिएगा 1 से काटेंगे तो ही रहेगा, 3 से 100 में गुणा कराएंगे, इसका मतलब है 300% का हमें क्या हो जाएगा? लाभ होगा। 300% का हमें क्या हो जाएगा? लाभ होगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब हम लोग आते हैं इसके अगले वाले पे, इसके अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या अगला वाला क्वेश्चन दिया गया है? कह रहा है जब एक ब्लूटूथ ईयरफोन को जब एक ब्लूटूथ ईयरफोन की कीमत में 12% की वृद्धि की जाती है और इसकी बिक्री में 20% की कमी कम हो जाती है, तो इसके राजस्व पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव क्या है? शुद्ध प्रभाव का मतलब हो गया आपको बताना है कि लाभ होगा कि हानि होगा, उसे कुल मिलाकर के टोटल ओवरऑल। तो जब भी आपके देखिएगा एक होता डायरेक्टली खर्च बराबर क्या होता है? खर्च बराबर होता है कीमत गुणे होता है खपत या मात्रा, जो भी आप बोलिएगा, मात्रा बोल सकते हैं। कीमत गुणे होता है मात्रा। अगर खर्च को हमने अगर खर्च को देखिएगा, अगर कीमत हम बढ़ाएंगे तो हमें मात्रा को भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर कीमत भी बढ़ गया, मात्रा भी बढ़ गया, तो खर्च भी हमारा बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, खर्च भी बढ़ जाएगा। तो इसी बेस पर हमें लगाना है इस क्वेश्चन को। तो जब भी इस बेस पर आता है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब हो गया है ए गुणा बी। अगर कहीं पर भी आता है यह एक सी के बराबर, अगर जब भी होता है ए और बी में हम अगर सक्सेसिव लगाते हैं तो दोनों का मिला करके टोटल सक्सेसिव चेंज आता है सी में। इसका मतलब ये हुआ, अगर कीमत में हम सक्सेसिव लगाएंगे, मात्रा में हम सक्सेसिव लगाते हैं, यानी कीमत और मात्रा का अगर हम सक्सेसिव लगाते हैं यानी क्रमागत लगाते हैं, क्रमागत उसमें वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ 12% बढ़ा है। अगर जो 12% बढ़ रहा है तो इसको हम लोग लिख देते हैं 12% प्लस में। और हम लोग फार्मूला यहां पर कौन लगा रहे हैं? परसेंटेज बराबर होता है ए प्लस बी और प्लस जाता है ए बी बटा 100, जो अभी कुछ देर पहले भी हमने लगाया हुआ था चक्रवृद्धि ब्याज वाले में। तो क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे ये हो जाएगा ए का मान हो जाएगा 12%, क्योंकि ये मान वृद्धि कहा है। अगर वृद्धि कहेगा, वृद्धि कह रहा है तो प्लस में। अगर इसके बाद में क्या कह रहा तो इसकी बिक्री, बिक्री मतलब होता है उसकी मात्रा, बिक्री का मतलब हो जाएगा उसमें खपत जो हो रहा है उसकी क्या कह रहा है? 20% की उसमें क्या हो जाती है? कमी। यानी कि 20% की अगर कमी हो गया तो कमी के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? माइनस। कमी के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? माइनस। अब देखिएगा यहां पर जो निशान लगाते हैं इन दोनों के निशानों का गुणा होता है। यहां पर जो निशान लगाएंगे इन दोनों के निशानों का गुणा होगा। माइनस प्लस का निशान का गुणा कराएंगे तो क्या जाएगा? माइनस जाएगा। ए और बी के जगह पर रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 12 गुणा हो जाएगा 20 और बट्टे के नीचे आ जाएगा 100। और यहां से आप क्या करिएगा? इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसको काट लीजिएगा। अब इसको मत काटिएगा, 2 से काटेंगे तो आपको भाग देने में आसानी नहीं रहेगा, कठिन हो जाएगा। फिर इसे ऐसे हम रहने देते हैं। 12 में से 20 जाएगा तो माइनस जाएगा 8, माना जाएगा 12 दूना 24 में 10 से भाग देंगे तो माना जाएगा 2.4। 12 दूना 24 में 10 से भाग देंगे तो माना जाएगा 2.4। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माना जाएगा माइनस के 10.4, दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है। तो माइनस का मतलब जस्ट आपका कुछ नहीं है, माइनस का मतलब होता है कमी। यानी कि 10.4% की 10.4% की क्या हो जाएगा? कमी। 10.4% की वृद्धि पर मत लगा दीजिएगा, 10.4% के में क्या होगा? कमी होगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो कह रहा है क्वेश्चन में 8% प्रतिवर्ष की दर से 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज की प्रणाली के तहत कितने वर्षों में 3,000 रुपया तिगुना हो जाएगी? तिगुना होने का मतलब हो गया है अगर 100 रुपया रहा होगा तो 300 रुपया हो जाएगा, 1 रुपया रहेगा 3 रुपया हो जाएगा, 5 रुपया रहेगा 15 रुपया हो जाएगा, 100 रुपया होगा 300 रुपया हो जाएगा, 1000 रुपया होगा 3000 रुपया हो जाएगा, 3000 रुपया अगर होगा तो ये 9000 रुपया हो जाएगा। 3000 रुपया होगा तो 9000 रुपया होगा। देखिएगा आपको जो मान दिया गया वो वर्ष में दिया गया, हमें पैसे से रुपए से कोई मतलब नहीं। तो इस रुपए का ना चाहे इस क्वेश्चन में रहे या ना रहे, मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो हम लोग निकालेंगे कैसे? फिर कहेंगे अब आप इसको हटा दे तो निकालेंगे कैसे? तो हम लोग अपनी तरफ से ना 100 मान लेते हैं। क्यों 100 मानेंगे? क्योंकि 100 रुपए पर, हर एक 100 रुपए पर, 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही, 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही ब्याज दर प्रतिशत होता है।
इसका मतलब है हर 100 रुपए पर एक वर्ष में 8% का आपको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। हर 100 रुपए पर 8 रुपया ब्याज मिलता है एक वर्ष में। 100 रुपए पर अगर एक वर्ष में 8 रुपए का ब्याज मिलता है तो 100 रुपए की राशि कह रहा कितने वर्ष में 3 गुना, मतलब 300 रुपया हो जाएगी। यही आपसे पूछा गया है। हमें लगाना कैसे है, आप कहेंगे अरे 100 रुपए की राशि थी 300 रुपया हो जाती है, ये पी रहा होगा तो ये अमाउंट हो जाता है, ये प्रिंसिपल रहा होगा तो ये अमाउंट हो जाता है। इसका मतलब हमने ब्याज कितना दिया होगा, आप बोलेंगे हमने जो ब्याज दिया है यहां पर वह हमने तो दे दिया 200 रुपए का, 200 रुपए का हमने ब्याज दे दिया। कितने रुपए के मूलधन पर, आप बोलेंगे 100 रुपए के मूलधन पर 200 रुपए का हमने ब्याज दिया है। और 100 रुपए पर एक वर्ष में 8 रुपए का ब्याज मिलता है। 100 रुपए पर एक वर्ष में 8 रुपए का ब्याज, तो 200 रुपए का ब्याज 100 रुपए पर 200 रुपए का ब्याज कै वर्ष मिला होगा। तो आप बोलेंगे हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए इसी 200 में डायरेक्टली 8 का भाग देंगे, आंसर आएगा 25 वर्ष। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में क्या, एक आयताकार मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर और 15 मीटर है। इस मैदान को टाइल जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर और 1 मीटर है द्वारा सीमेंटित किया जाता है। तो बताइए मैदान में कुल कितने टाइलों की आवश्यकता होगी। तो हमें क्या करना है, देखिएगा पूरे कमरे के क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल से जस्ट भाग दे दीजिए, आपके टाइलों की संख्या निकल जाएगी। हमने क्या कहा एक बार फिर से सुनिएगा, पूरे कमरे के क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल से हम लोग भाग देंगे, वही बनेगा उसमें टाइलों की कुल संख्या। तो टाइलों की कुल संख्या क्या आएगी, आप डायरेक्ट निकालेंगे टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या निकालेंगे। एक लाइन में लगाइएगा, टाइलों की संख्या कैसे आप निकालेंगे, आप निकालेंगे क्या चीज, पहले पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसमें एक टाइल के क्षेत्रफल से आप भाग दीजिए। पूरे कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा हो जाएगा चौड़ाई, लंबाई गुणा हो जाएगा चौड़ाई, जो कितना दिया गया है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई दिया गया है आपको 30 मीटर और चौड़ाई दिया गया है आपको 15 मीटर, चौड़ाई दिया गया 15 मीटर। ये हो गया पूरे कमरे का क्षेत्रफल। पूरे कमरे के क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग देंगे, और टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा, अरे 2 मीटर गुणा 1 मीटर का है, यानी कि 2 मीटर लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया 1 मीटर। इतने टाइल आएंगे बस, सीधी सीधी एक लाइन में लगाइएगा, 2 से काटेंगे इसको माना जाएगा 15, 15 से 15 में गुणा कराएंगे 225 टाइल टोटल लगाए गए होंगे। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है, उसमें कहा जाता है, उसमें वर्गाकार टाइलों की संख्या पूछता है। तो उसमें क्या करते हैं आप, जब तब आपको ये वाला मान नहीं दिया जाएगा, ये वाला मान जब आपको टाइलों का उसमें माप नहीं दिया जाता, कहा जाता कम से कम टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसमें आपको निकालना पड़ता है 30 और 15 का पहले नंबर निकालना पड़ेगा एचसीएफ। हम मान लेते हैं उतनी लंबाई का बड़ा से बड़ा और टाइल रहा होगा, अगर ज्यादा बड़ा से बड़ा टाइल होगा तभी कम से कम टाइल लगेंगे कमरे में। तो वहां पर पहले एचसीएफ उसका निकालते हैं, फिर वो टाइल की माप आ जाती है, फिर पूरे कमरे के क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल से हम लोग भाग देते हैं, वही आ जाता फिर टाइलों की संख्या, वो आता उस क्वेश्चन में। लेकिन इसमें आपको टाइल की माप ऑलरेडी पहले से ही दिया गया है, इसलिए हमने ऐसे लगा दिया डायरेक्टली। अब अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद में, इसके बाद देखेंगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति है, ये एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया गया 5:7 है। यदि 30% लड़के और 40% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, तो छात्रवृत्ति न पाने वाले, तो छात्रवृत्ति न पाने वाले छात्रों का अनुमानित प्रतिशत कितना है। तो हमें अगर न पाने वाले की बात कह रहा है तो हम न पाने वाले पर ही काम करेंगे। सबसे पहले नंबर जरा सोचिए, सुनिएगा, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया गया है वह आपको दिया गया 5:7। जब भी ऐसा मान आए तो आप क्या किया करिए, अगर 5:7 दिया, 5 और 7 पे आप कम मत करिए। कभी भी आपके सामने अगर ये आता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको डबल शून्य बढ़ा करके ना, इसको 5, तो इसको हम लोग 100 में तब्दील कर देते हैं। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 100 में तब्दील कर देंगे, तो ये 100 में बदल जाएगा। अब हमें निकालना है इसका परसेंटेज, कैसे निकाला जाएगा जरा देखिएगा। छात्रवृत्ति न पाने वाले, छात्रवृत्ति न पाने वाले, छात्रवृत्ति न पाने वाले, न पाने वालों का प्रतिशत हमें निकालना है डायरेक्टली। देखिएगा हम निकालेंगे कैसे, सबसे पहले नंबर उनकी संख्या टोटल पता होनी चाहिए। टोटल संख्या क्या हो जाएगी, देखिए हम लोग निकालने जा रहे हैं, जरा समझिएगा। 30% लड़कों की संख्या में 30% लड़के ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति धारक हैं, यानी कि उनको छात्रवृत्ति मिला हुआ है। अगर 30% लड़कों को छात्रवृत्ति मिला हुआ है
इसका मतलब लड़कों की संख्या का 70% छात्रवृत्ति नहीं पाए होंगे, 70% नहीं पाए होंगे। इसका मतलब है 500 का 70% निकालना है। 500 का 70% निकालना है, क्या हो जाएगा? अरे 500 गुणा 70 करेंगे, 70/100 करेंगे तो डबल शून्य कट जाएगा, 7×5 = 35, यानी कि 350 छात्र हो जाएंगे लड़के। 350 लड़के हो गए जो छात्रवृत्ति नहीं पाए हैं। 350 लड़के ऐसे जो छात्रवृत्ति नहीं पाए हैं। सेम उस तरीके से लड़कियों का निकालेंगे। लड़कियों के लिए कह रहा है 40% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। अगर 40% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, इसका मतलब इसका 60% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक नहीं होंगी, तो इसका 60% निकालेंगे। 700 गुणा 60/100, 7×6 = 42, यानी 420 आ जाएगा। ये आ जाएगा 420। कैसे निकाला हमने, एक बार फिर से आप समझ लीजिए। ऐसे हमने निकाला हुआ 700 का 60% निकाला हुआ है, तो यहां जब आप मान निकालेंगे तो कट जाएगा, 7×6 हो जाएगा 42, 420 लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं पाई हैं। तो आपको निकालना टोटल ओवरऑल मिलाकर कितना परसेंट है। तो टोटल ओवरऑल परसेंट निकालने के लिए कितने बच्चों में से टोटल इतने बच्चे नहीं पाए हैं छात्रवृत्ति, आप बोलेंगे 500 और 700 मिलाकर के, 500 700 मिलाकर के हो जाएगा 1200। 1200 बच्चों में से इतने बच्चे ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाए हैं, लेकिन हमें मान परसेंटेज में निकालना है, इसलिए हमें गुणा करना पड़ेगा 100 का और लगा देंगे परसेंटेज। यही आपके क्वेश्चन का आंसर बना करके देगा। देखिएगा कितना हो जाएगा, डबल शून्य से ये डबल शून्य पे कट जाने हैं। 350 और 420 को जोड़ दीजिए, 350 और 420 को जोड़ दीजिए। दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो मान जाएगा 4×3 हो जाएगा 7 और 4×3 हो जाएगा 700। 300 400 पहले जोड़िए 700, और 50 और 20 को जोड़ेंगे 70, तो 770 हो जाएगा। यह जाएगा 770 बटा हो जाएगा 12 के। इन दोनों को 2 से काट लीजिएगा। 2 से जब आप काटेंगे यहां जाएगा 6, 2 से ऊपर वाले को काटिएगा तो 2 तिहाई हो जाएगा 6, बचेगा 1 7, 2 8 हो जाएगा 16, बचे कितना 1 शून्य, 2 5 हो जाएगा 10, यानी 385 में हमें 6 का भाग देना। जस्ट 385 में 6 से भाग दीजिएगा। भाग देंगे कितना आएगा जरा देखिएगा, 6 से काटेंगे 6 हो जाएगा 36, 6 हो जाएगा 36। 2 ऑप्शन स्टार्ट है, 6 से 3 ऑप्शन स्टार्ट है। 36 जाएगा, बचेगा 2 5, 6 चौका हो जाएगा 24, 64 पॉइंट समथिंग आएगा। और एक ही ऑप्शन में हमारा मिल रहा है, कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। जो हमें मिल जाता है ऑप्शन को आप देखते रहिए और क्वेश्चन को सोल्व करते रहिए। तो यहां जाएगा 64 हो जाएगा, अप्रोक्स में माना जाएगा 2%, 64.2% अप्रोक्स में हमारा आंसर बनेगा। क्या हो जाएगा देखिएगा, काट करके देख लीजिए आप। यहां काटेंगे तो 1 बच जाएगा, 1 के बाद में आप लाएंगे 0 तो हो जाएगा 10, जब 10 होगा तो 6 कम हो जाएगा 6, बचेगा 4 शून्य, फिर 6 36 जाएगा, यानी कि 64 एक्चुअल में जो आंसर हमारा आएगा वह आएगा 64 दशमलव एक बार और जाएगा तो जाएगा 10, 6 हो जाएगा, फिर 4 बच जाएगा, 40 जाएगा, 40 में 6 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 64.16% लगभग लगभग आपका आएगा। तो ये अप्रोक्स में हम लोग इसको आंसर बता सकते हैं, डी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। अब हम लोग आते हैं इसके बाद में अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है जरा देख लेते हैं एक बार। इसमें देखिएगा, ध्यान से लगाइएगा इस क्वेश्चन को भी। क्या दिया गया, 6,000 रुपए पर वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित प्रतिवर्ष 6% की दर से 1 वर्ष के लिए मिले चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच का अंतर क्या है। यह आपका यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है। डायरेक्टली देखिएगा, हमें अगर निकालना हो तो कैसे निकाल लेते, 6% दिया गया है, एक बार वार्षिक लगाया है, एक बार अर्धवार्षिक लगाया है। वार्षिक लगाएगा 6% रह जाएगा, अर्धवार्षिक जब लगाएगा तो अर्धवार्षिक जब लगाएगा 3%, और 3% का 2 बार फ्रैक्शन लगाएगा, 2 बार सक्सेसिव लगाएगा तो मान जाएगा 6.09%। इसका मतलब कितना इससे ज्यादा हुआ, 0.9%। 0.9 का हम लोग डायरेक्ट 6,000 में गुणा कराएंगे, 6 9 हो जाएगा 54, आपका आंसर आएगा ए ऑप्शन। ये हो गया डायरेक्ट लगाने का तरीका। आपको समझ में नहीं आया होगा, हम आपको बता रहे हैं, अब समझिएगा ध्यान से कैसे हमने लगाया हुआ है। एक बार समझ लेते हैं कैसे लगाया हुआ हमने, जरा देखिएगा इधर। हमने क्या कहा है, एक बार जब वार्षिक लगाएगा, अगर वार्षिक ब्याज कैलकुलेशन होता है, अगर वार्षिक ब्याज कैलकुलेशन होता है, रेट हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 6%। तो वार्षिक अगर लगाएगा तो एक वर्ष में एक ही बार तो हम 6% का कैलकुलेशन करेंगे, ये वार्षिक लगाएगा तब के लिए। अगर हम अर्धवार्षिक लगाते हैं, अगर हम अर्धवार्षिक लगाते हैं, अगर हम अर्धवार्षिक लगाते हैं तो हमें जो दिया गया है ये पूरा वर्ष कुछ आपका इस प्रकार से 2 टुकड़े में टूट जाएगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि 6 महीने का हम बात कर रहे हैं। अगर 6 महीने का हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 महीने एक बार यहां पर और एक बार 6 महीने यहां पर, 2 बार ब्याज का कैलकुलेशन होगा। जब अर्धवार्षिक की बात करता है, इसका मतलब 6 महीने पर कैलकुलेशन होने वाला है। पूरे वर्ष का जब आपको दिया गया है, वो कह रहा है आपको 6% दिया गया, पूरे वर्ष का 6% है।
तो 6 महीने का कितना परसेंट होगा? आप बोलेंगे 3%। आप बोलेंगे कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे ये आ जाएगा 3%। तो 3% यहां भी होगा और 3% यहां भी होगा। तो 3% यहां भी 6 महीने में लगेगा, 3% यहां भी 6 महीने में लगेगा। तो टोटल मिला करके पूरे वर्ष का 6 महीने जब ब्याज कैलकुलेशन करेंगे कितना जाएगा? दोनों का हम लोग निकाल देंगे सक्सेसिव, कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 3% प्लस 3% प्लस जाएगा 3 गुणा 3/100। हमने परसेंटेज बराबर ए प्लस बी वाला फार्मूला फिर से लगाया। देखिए तीसरी बार इसी में आ गया, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 वाले फार्मूले से हमने लगा दिया। कितना हो जाएगा? 3 3 6, 3 3 9 में भाग देंगे तो मान जाएगा 6.09%। यहां पर जाएगा, यहां पर आया 6%, यहां पर आया 6.09%। आपसे क्या पूछा है? तेरा दर से एक वर्ष के लिए मिले चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच का क्या अंतर है? अंतर पूछा है। अरे अंतर, यहां पर जो एक वर्ष का सीआई मिला 6%, यहां पर जो एक वर्ष का सीआई मिला हुआ वो 6.09%। तो दोनों के बीच में अंतर कितने का आएगा? आप बोलेंगे 0.09% का अंतर है। आप बोलेंगे 0.09% का आपका अंतर है। और यह वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? आपको मान पूछा गया है, कितना मान जाएगा? आप बोलेंगे 6,000 रुपए का इतना परसेंट ही तो अंतर है। अरे इतना परसेंट अंतर है, इसका मतलब हो जाएगा 6.09%। यहां से आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, परसेंटेज से ये डबल शून्य कट जाएगा, पीछे हमने जस्ट बताया हुआ था। अब यहां देखेंगे एक जीरो से जब हम गुणा कराएंगे, 10 को निकालेंगे इसके साथ में गुणा कराएंगे तो वैल्यू बन जाएगा 0.9। 0.9 से 60 में गुणा कराएगा, या तो गुणा कराइए ऐसे ही, 9 छक्का हो जाएगा 54, 9 छक्का हो जाएगा 54 के बाद में एक शून्य है तो एक शून्य लगा दीजिए, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, तो इसका मतलब हो जाएगा 5.4। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। यही जो सारा स्टेप हमने लिखा, यही हम स्टेप सारा माइंड में कर लेंगे। एग्जाम में जब भी आपको इसको लगाना है, इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट माइंड में लगाना है। 6 की शक्ल देखा, उसके बाद तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए अगर अर्धवार्षिक होगा तो इसका मतलब 3-3% आएगा, 2 बार का सक्सेसिव है। 3% का सक्सेसिव निकालेंगे, 3+3+3 गुणा 3/100 कर देंगे आप। ठीक, वहां से जाएगा अर्धवार्षिक के लिए जो आपका मान आया हुआ है यहाँ पर इस टाइप से आ जाएगा, और वार्षिक अगर कहा जाएगा तो इससे वही रह जाएगा सेम सेम। अगर 3 वर्ष की बात करता तो हम 3 वर्ष का भी सक्सेसिव होता है। 3 वर्ष की सक्सेसिव का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटा होता है 100 प्लस ए बी सी बटा हो जाता है 10,000। आप डायरेक्ट अगर इससे लगाना चाहते हो इससे लगा सकते हैं, या फिर उसके बहुत सारे जब जैसा आएगा डाटा उस अनुसार हम लोग लगाते हैं। इस क्वेश्चन के लगाने का यही सबसे बेस्ट मेथड है। अब देखेंगे आगे, नेक्स्ट देखिएगा, अगला आया हुआ है, क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया है, और कह रहा है इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लेकर बेचा गया है और दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हान लेकर बेचा गया है। एक को 20% का लाभ लेकर के बेचा जा रहा है, एक को 10% की हान लेकर के बेचा जा रहा है। क्वेश्चन का आप तुरंत लगा करके अपनी कॉपी पेन को लगा करके तुरंत आप हमें कमेंट में आंसर दिया करिए। हम आपका कमेंट देखेंगे। देखेंगे क्या दिया गया है, कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया है। मान लेते हैं दो वस्तुएं हैं, दोनों का जो हमने सीपी है ना वो 100 रुपए हमने मान लिया है। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आप मानिएगा, कुछ भी आप मानिएगा, 100 मानने से क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। ये हमने मान लिया है दोनों वस्तुओं को, ये पहली वस्तु हो गया, ये वाली हमने मान लिया है दूसरी वस्तु हो गया। ये दोनों वस्तुओं को हमने मान लिया इस प्रकार से। अगर पहली वस्तु को 100 माना, दूसरी वस्तु को भी 100 माना है, कह रहा इनका जो अंकित मूल्य है ना, इनका जो अंकित मूल्य है, पहले वाले को क्या कहा है, कुछ वस्तुओं को उनकी लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया, यानी इसको भी 25% हम बढ़ा के अंकित करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। इसको भी 25% बढ़ा के अंकित करेंगे, कितना हो जाएगा 125। 125 125 दोनों हो गया। अब आपसे क्या कहा है, अब आपसे ये कह रहा है लेकिन जब इसको हम बेचते हैं ना, लेकिन जब हम इसको बेचते हैं तो क्या कह रहा है, कह रहा है एक को अंकित मूल्य पर 20% का लाभ लेकर बेचा जाता है, यानी कि अंकित मूल्य पर भी ना 20% का लाभ लेकर के बेचेंगे पहले वाले को। मान लेते हैं इसको जो हम बेच रहे हैं, इसका जो हमारा एसपी है ना, एसपी का मान निकालें, इसको हम अगर 20% का, यहां देखिएगा ये 25% पहले बढ़ाया गया था, बढ़ा करके लिखा गया था, यहां पर 25% 20% का यहां से हम क्या लेंगे लाभ। अगर 125 का 20% का लाभ लेंगे, 125 पर 20% का लाभ लेंगे तो 120 बटा आप 100 कर सकते हैं। यहां से आप काटते चाहे तो यहां जाता 6 बटा हो जाता है, ये 5 से इसको काट देते तो माना जाता 25 छक्का हो जाएगा, कितने रुपए में बेचेगा 150 में। कितने रुपए में बेचेगा 150 रुपए में बेचेगा। अब यहां देखिएगा 125, इस पर क्या कहा है, कह रहा 10% की वो हान लिया है, यहां कह रहा 10% की हानि लेकर बेचता है। अंकित मूल्य पर कह रहा अंकित मूल्य पर 10% की हान लेकर बेच रहा, अंकित मूल्य 125 से 10% की हान लेगा, तो 125 का 10% कितना होता है 12.5,
यानी 125 से 12.5 रुपया कम हो जाएगा, या 125 का 90/100 निकाल लीजिए आप, या 125 से 12.5 रुपया कम कर दीजिए। 12.5 कम करेंगे तो वैल्यू बन जाएगा 112.5। इसका मतलब जो बेचा गया है, जो एसपी पड़ा हुआ है टोटल, ये देखिए सीपी आया, कितना आया, 100 और 100 मिला करके 200 रुपया, ये टोटल आ गया सीपी। और टोटल जो हमारा एसपी आया हुआ है 150 और 112.5, दोनों को जोड़ेंगे तो 262.5 रुपए हमने क्या किया, दोनों वस्तुओं को मिला करके बेचा है। ये सारा क्रियाकलाप करने के बाद में 262.5 रुपए में दोनों वस्तुओं को हमने बेच दिया। दोनों वस्तुओं खरीदा कितने में था, 200 रुपए में, 262.5 बेचा है, तो हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। अगर हमें लाभ हुआ, लाभ हुआ तो कितने का हुआ, अरे लाभ हुआ तो कितने का हुआ, आप बोलेंगे अरे 62.5 रुपए का तो हमें लाभ हो गया। लेकिन कहां से लाभ हुआ, अरे उसके क्रय मूल्य से लाभ हुआ, यानी कि 200 से लाभ हुआ, तो बटा हो जाएगा 200 और बाहर से गुणा कर देंगे 100 और दोनों शून्य से इसके दोनों शून्य कट जाएंगे, 2 से यहां पर भाग देंगे, 62 का आधा होता है 31 और 0.5 आधा का आधा करेंगे तो 1/4, या ऐसे भी कर सकते हैं, 62 का आधा करेंगे 31, आधा का आधा करेंगे तो हो जाएगा 0.25, तो मान जाएगा 31.25% आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे ये ऑप्शन नंबर हमारा है डी ऑप्शन में। ये कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन में है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला और लास्ट क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये, यही आपके क्वेश्चन का लास्ट है। देखिएगा जरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया एक ट्रेन को 99 मीटर लंबे पुल को पार करने में 61 सेकंड का समय लगता है, यदि वही ट्रेन पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 52 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई मीटर में निकालना है, मीटर में यहां बोला गया है, ट्रेन की लंबाई मीटर निकालेंगे, लंबाई तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहले नंबर ट्रेन की हमें चाल निकालनी पड़ेगी, बिना चाल के हम उसकी लंबाई नहीं निकाल सकते। अब देखिए हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग भी थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है एक ट्रेन, देखिए लगाने का तरीका है, आप 1 सेकंड में लग जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड में क्वेश्चन लग जाएगा, लेकिन हम आपको थोड़ा सा बता रहे, पहले समझ लीजिए होता क्या है एक्चुअल में। ये हमने मान लिया है ये एक प्लेटफार्म है, अगर ये प्लेटफार्म है, एक ट्रेन इधर से आई, मान लेते हैं एक ट्रेन इधर से आ रही है, ये ट्रेन हो गई, ये ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता है, लेकिन कह रहा एक प्लेटफार्म को जब ये पार करती है, इस प्लेटफार्म को जब ये पार करेगी तो यहां पर लग रहा उसे 61 सेकंड का समय, यहां पर उसे लग रहा इसी ट्रेन को पार करने में, इस प्लेटफार्म को पार करने में कह रहा 61 सेकंड का समय लगता है। लेकिन वही ट्रेन जब यहां पर जाती है, एक आदमी ऐसे खड़ा होगा, एक आदमी ऐसे खड़ा होगा, एक आदमी अगर ऐसे खड़ा है, अगर एक आदमी ऐसे खड़ा है, इस आदमी को पार करने में कह रहा है कितना समय लगता है, आपसे कह रहा 52 सेकंड का समय लगता है। हमें जरा एक चीज बताइएगा आप लोग, 61 सेकंड उसे समय क्यों लगा, क्योंकि ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ में प्लेटफार्म की भी लंबाई को तय किया है। ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ में प्लेटफार्म की भी लंबाई को अगर तय करता है तो आता कितना कितना समय लगता है, आप बोलेंगे 61 सेकंड का समय लगता है। लेकिन ट्रेन अगर केवल आदमी को पार करता है तो उसे समय कितना लगता है, आप बोलेंगे 52 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब क्या हुआ है, यानी कि ट्रेन अगर अपनी लंबाई के साथ साथ में प्लेटफार्म की भी लंबाई को तय करेगा तो 61 सेकंड का समय लगेगा, अगर ट्रेन अपनी लंबाई को ही केवल तय करेगा, क्योंकि आदमी की लंबाई नगण्य होती है, ट्रेन के सामने आदमी की लंबाई नगण्य होती है। लंबाई का मतलब इधर से ऊपर नीचे नहीं नापना है, ये मोटाई वाला नापना होता है, लंबाई का मतलब ये होता है जिसको तय करेगी। ये 52 सेकंड है, इसका मतलब क्या हुआ है, अगर ट्रेन अपनी केवल लंबाई को चलती है तो 61 सेकंड का समय लगा रही है, अपनी चाल साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई को तय करती है 61 सेकंड, अगर केवल अपनी लंबाई को तय करती है तो 52 सेकंड का समय लगाती है। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हो गया है, कह रहा ट्रेन की लंबाई दिया गया, यहां पर ट्रेन की लंबाई कह रहा नहीं 99 मीटर लंबे पुल, पुल की लंबाई दिया गया, इसकी लंबाई दिया गया 99 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 99 मीटर एक्स्ट्रा जो चल रही है, ये जो पुल की लंबाई को, ये जो 99 मीटर एक्स्ट्रा चल रही है, इसकी वजह से ही तो इसे एक्स्ट्रा टाइम लगा है। क्योंकि अगर ट्रेन आदमी को पार करती केवल 52 सेकंड लगाती है, अगर वही ट्रेन आकर के एक पुल को पार करती है तो 61 सेकंड लगाती है, और पुल की लंबाई दिया गया है 99 मीटर, इसका मतलब है यही 99 मीटर वह एक्स्ट्रा चली है, यही 99 मीटर अगर आदमी पार करती है, आदमी की लंबाई 0 हो जाती है, अपनी लंबाई तो यहां भी चल रही है, यहां भी चल रही है, वो तो बराबर हो गया, लेकिन
ये 99 मीटर वो एक्स्ट्रा चल रही है क्योंकि प्लेटफार्म को पार कर रही है। अगर प्लेटफार्म को या पुल को पार कर रही है, 99 मीटर चल रही है, एक्स्ट्रा चल रही है, तो 99 मीटर ये एक्स्ट्रा जाने में उसे कितना समय एक्स्ट्रा लग गया? तो आप बोलेंगे 52 सेकंड के जगह पर उसे लगा कितना? 61 सेकंड। इसका मतलब है 9 सेकंड उसे ज्यादा लग गया। अगर 9 सेकंड उससे ज्यादा लगा है ये 99 मीटर चलने में, इसका मतलब है यही तो उसकी स्पीड रही होगी ना, यही तो उसकी स्पीड रही होगी। इसका मतलब 99 मीटर एक्स्ट्रा चलने में 9 सेकंड उससे लगता है, उस ट्रेन को 99 मीटर चलने में 9 सेकंड लगता है। इसका मतलब उसकी जो चाल रही होगी, 9 से आप इसको काटेंगे तो मान जाएगा 11 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा उसकी चाल। 11 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा उसकी चाल हो जाएगा। आपसे पूछा ट्रेन की दूर लंबाई, ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, ट्रेन का लेंथ निकालेंगे, ट्रेन की लंबाई निकालेंगे। ट्रेन की लंबाई अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो ट्रेन अपनी ही लंबाई को केवल चली थी यहां पर 52 सेकंड। दूसरी कंडीशन में रखिएगा, पहले कंडीशन में मत रखिएगा। पहले कंडीशन में रखेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन हल्का सा। अब यहां देखेंगे तो हम लोग रखेंगे दूसरे कंडीशन जहां से आसानी हो जाए बिल्कुल लगाना। यहां पर ट्रेन अपनी खुद की लंबाई केवल तय करती है, ट्रेन अपनी लंबाई को खुद क्यों यहां पर केवल तय करती है, तो खुद को अगर तय करती है तो 52 सेकंड लगता है। अगर 52 सेकंड लगता है, 52 सेकंड में तय करती है कितने की चाल से? अरे 11 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो 11 गुणा कर देंगे आप 52, 11 गुणा कर देंगे आप 52। 52 से 11 में गुणा आपको करवाना है। कैसे गुणा कराएंगे? 52 से पहले 10 में गुणा कराइए, 52 दहाइम हो जाएगा 520 और 52 एकम हो जाएगा 52 और 520 में 52 जोड़ देंगे। 520 में 52 जोड़ेंगे तो मान आ जाएगा 572 मीटर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा जो किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। तो ये आपका हो गया है इस क्वेश्चन का आंसर जो कितना आया है? 572 मीटर। अब हम लोग इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परिवर्तन क्लासेज मगहर से जुड़े रहिए। धन्यवाद।